तो गाइज ये स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। बस स्टॉप के सामने खड़ा होता है। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में टॉप तक पहुंचने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया था और लोग उसे ट्रैश की तरह ट्रीट करते थे। वह एंडलेस शिफ्ट्स करता था सिर्फ खर्च पूरे करने के लिए, और दोनों सिबलिंग्स को हर महीने किसी तरह सरवाइव करने के लिए लगभग होमलेस की तरह जीना पड़ता था। यून उस समय अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच गई थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया और कहा कि कैंपस उसके डियर ब्रदर से बहुत दूर है। लेकिन असल में वह उस पर और फाइनेंशियल बर्डन डालने से डरती थी। प्रेजेंट में लौटते हुए वह सोचता है कि वह अभी तक क्यों नहीं आई और इधर उधर देखने लगता है। तभी एक आवाज उसे बुलाती है और उसे स्टूपिड कहती है कि वह एंट्रेंस के पास क्यों ढूंढ रहा है, एग्जिट के पास क्यों नहीं। वह अपनी बड़ी सूटकेस खींचते हुए आती है और कहती है कि वे फिर से ब्रोक हो गए हैं क्योंकि रेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन हमारा लड़का वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह शॉक में, क्योंकि उसे देखे 7 साल हो चुके हैं। वह उससे कहती है कि उसका सामान उठाने में मदद करे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो वह उसके सामने हाथ हिलाकर उसे रियलिटी में लाने की कोशिश करती है। उसी पल चैन अचानक आगे बढ़ता है और उसे कसकर गले लगा लेता है, जिससे वह पूरी तरह सरप्राइज हो जाती है। कुछ ऑकवर्ड पलों के बाद वह फॉरबिडन पोकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी पकड़ से निकलती है और उसे लगभग सफोकेट करने के लिए डांटती है। वह कहती है कि वह हाल ही में काफी स्यूज बिहेव कर रहा है और पूछती है कि क्या उसकी क्रश ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वह इसे टाल देता है। दोनों फिर चलने लगते हैं, जबकि वह अपने एग्जाम्स के बारे में लगातार बोलती रहती है। फिर भी चैन हर बात सुनकर खुश महसूस करता है और खुद से कहता है कि इस लाइफ में वह उसे कुछ भी होने नहीं देगा। इसी बीच एक एलीवे में कुछ थग्स किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। यह कंफर्म करने के बाद कि हमारा हीरो यहाँ से गुजरेगा, जियन अपने गूंज को लो रहने को कहता है और टारगेट आते ही साथ में एम्बुश करने को कहता है। चेहरे पर एक पागल मुस्कान के साथ खुद से कहता है कि वह उस आदमी को उसके किए की सजा जरूर देगा। एक थग पूछता है कि अगर सिचुएशन बढ़ गई तो क्या वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्लाउड असैसिन कहता है कि वह शुरू में सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन हाल की एनकाउंटर ने उसे सच में गुस्सा दिला दिया है। चैन द्वारा मिली ह्यूमिलिएशन को याद करते हुए वह उन ट्रैश बैग से कहता है कि उसके लिए कुछ छोड़ दें और कसम खाता है कि वह हमारे हीरो को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। जीन फिर डींगे मारता है कि वह सबसे बेस्ट क्लाउड असैसिन है और अपने टारगेट के चेहरे का एक्सप्रेशन सोचकर ही ड्रूल करने लगता है। हमारे हीरो की तरफ वापस आते हुए यून उसे याद दिलाती है कि वह हाल ही में बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और सोचती है कि क्या यह एग्जाम्स की वजह से है। वह इसे हल्के में लेते हुए कहती है कि उसके जैसे वीकलिंग को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसकी बहन उसे याद दिलाती है कि वह हमेशा उसे कहता था कि चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ते रहो और बाकी सब फेट पर छोड़ दो। उसका मूड उठाने के लिए वह एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाने लगती है जैसे ही वे एली में चलते हैं। चैन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होता है कि उसने इतनी आसानी से उसके बदलाव को नोटिस कर लिया, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसे यह नहीं पता कि उसने अपने पावर्स अवेकन कर लिए हैं और वह अब रिच भी बन चुका है। उसके कॉन्फिडेंट जवाब को सुनकर कि वह ठीक है, यून सोचती है कि शायद यह उसका मेल प्राइड बोल रहा है। वह सिर हिलाती है और मन ही मन सोचती है कि उसका भाई अब सच में एक आदमी बन रहा है। इसी बीच दूर खड़े थग्स में से एक जियान को बताता है कि उनके टारगेट के साथ एक लड़की भी है। यह सुनकर वह बेहद एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि एली में कोई कैमरास नहीं है और क्रिस हैंसन उन्हें पकड़ नहीं सकता। लेकिन हमारा लड़का तुरंत उनकी ईविल इंटेंशंस महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि ये वही स्टूडेंट काउंसिल के स्कमबैग्स हैं। वह कुछ ऑफ ब्रांड एयरपॉड्स निकालता है और अपनी बहन के कानों में लगा देता है। उसे कहता है कि वह एक गाना सुने जिसे वह हाल ही में पसंद करने लगा है, जिससे वह थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि वह कभी म्यूजिक नहीं सुनता, लेकिन वह उसे समझने के लिए साथ देने का फैसला करती है। फिर वह मुड़ता है और उन स्कमबैग्स को घूरता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और फाइट शुरू हो जाती है जब थग्स उसकी ओर दौड़ते हैं। चैन तुरंत अपने लाइटनिंग क्लास में स्विच करता है और याद करता है कि उसे अपनी ओनली फैमिली खोए हुए 7 इयर्स हो चुके हैं और अब जाकर वह उससे फिर मिला है। गुस्से से भरा हुआ वह सोचता है कि इन लोगों ने इतनी हिम्मत आखिर कहां से लाई और बिजली की तरह आगे बढ़ता है। हमारा हीरो पहले आदमी को अपने पैर से मारता है और उसे पीछे उड़ा देता है, जबकि बाकी लोग पसीना बहाने लगते हैं। फिर वह अपना फिस्ट चार्ज करता है और 3 लोगों को लगातार फ्री नकल सैंडविचेस देता है और चौथे को ब्रूटल नी स्ट्राइक से खत्म करता है। एक ब्रेव ट्रैश बैग हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चैन उसका हाथ पकड़कर उसे स्पगेटी की तरह तोड़ देता है। वह आदमी दर्द से चिल्लाता है और तुरंत उसके नाक पर क्वार्टर पाउंडर जैसा पंच पड़ता है। अपने साथियों को इधर उधर उड़ते देख
जियान शॉक में जम जाता है और सोचता है कि हमारा लड़का इतना स्ट्रांग कैसे बन गया। चेन रुकता नहीं है और लगातार पंचेस मारते हुए क्लाउड असैसिन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, जियान खुद को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह सबसे स्ट्रांग असैसिन है और हार नहीं सकता, लेकिन हमारा हीरो उसे रियलिटी में वापस लाता है एक डेवास्टेटिंग पंच के साथ जो उसे पीछे उड़ा देता है। वह रुकता नहीं है और आगे बढ़कर पंचेस की ऐसी कॉम्बो देता है कि उसके कई दांत टूट जाते हैं। क्लाउड असैसिन जमीन पर टम्बलवीड की तरह लुढ़कता हुआ दीवार से जा टकराता है। वह आंखें खोलने की कोशिश करता है और सामने शैतान जैसा चेहरा देखता है। चेन नीचे देखता है और जियान को, जिसकी डिग्निटी खत्म हो चुकी है, याद दिलाता है कि उसने पहले ही उसे दूर रहने को कहा था। उसकी आंखों में देखते हुए वह पूछता है कि क्या वह बेसिक ह्यूमन स्पीच भी नहीं समझ सकता। वह आदमी जो अब पहचान में नहीं आता, अपने पैरों को महसूस भी नहीं कर पा रहा और उसके आधे बोन्स टूट चुके हैं राते हाथ। उसे एहसास होता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया और वह मुश्किल से माफी मांग पाता है। चेन उसका कॉलर पकड़कर उसे चुप कराता है और उसके चेहरे के पास डैगर रख देता है। मिस्टर टॉप असैसिन उसकी आंखों में साफ देखता है कि वहां किल करने में जरा भी हेजिटेशन नहीं है। उसमें एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसा कोई ऑरा नहीं है। जीन सोचने लगता है कि किस तरह का हेल एक इंसान को चेन जैसा मॉन्स्टर बना सकता है। ठंडी नफरत के साथ चेन उसे कहता है कि अगर वह इस नाइटमेयर को दोहराना नहीं चाहता तो उसकी बात याद रखे। वह अगली बार अगर उन्होंने कोई भी बेवकूफी की तो उन्हें फाड़ने में जरा भी हेजिटेट नहीं करेगा। यही उसकी फाइनल वार्निंग है। फिर वह और भी जोर देकर कहता है कि अगर वे उसकी बहन के 1 माइल के अंदर भी आए तो वह उनके हर करीबी इंसान को एक एक करके खत्म कर देगा। उसके बाद वह डैगर गिरा देता है और सॉन्ग खत्म होने से पहले ही वापस युन के पास आ जाता है। सॉन्ग के अंत तक उसकी बहन इमोशन से भर जाती है। वह सैड और पेनफुली लोनली लिरिक्स से इतनी प्रभावित होती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कंफ्यूज्ड होकर रोती है, सोचती है कि उसके भाई ने ऐसा क्या झेला जिससे वह सालों में इतना बदल गया। वह यह भी सोचती है कि कहीं उसका सपोर्ट उस समय काफी नहीं था। डिटर्मिनेशन के साथ वह उसे डांटने के लिए मुड़ती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके हाथ में मौजूद गिफ्ट पर पड़ती है वह बीच में ही रुक जाती है। वह शाइनी गोल्ड प्लेटेड पेन जिसे वह हमेशा से चाहती थी अब उसकी आंखों के सामने। यून एक्साइटमेंट से लाल हो जाती है और यकीन नहीं कर पाती कि उसके भाई ने उसे न्यूएस्ट होलोग्राफिक मैजिक पेन खरीदा है जो उनके मंथली रेंट से भी ज्यादा महंगा है। उसकी अडोरेबल रिएक्शन चेन का दिल गर्म कर देती है। उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वह इसे वापस नहीं करना चाहती, भले ही रेंट की स्थिति को देखते हुए वही सही फैसला हो। अपनी मुट्ठी पीछे छिपाते हुए चेन चुपचाप कसम खाता है कि इस बार वह अपनी बहन की मुस्कान की रक्षा करेगा और उसे उसके ड्रीम स्कूल में जरूर भेजेगा। घर पर उसकी बहन खुशी खुशी घंटों तक हवा में होलोग्राफिक ड्राइंग्स बनाती रहती है। बड़ा भाई चुपचाप उसका बनाया हुआ रामेन खाता है और कहता है कि वह खुश है कि उसे गिफ्ट पसंद आया। फिर भी वह उसकी इतनी बड़ी खर्च को लेकर चिंतित रहती है क्योंकि उनके पास अगले महीने का रेंट भी नहीं है। वह गर्व से मुस्कुराता है और बताता है कि पूरे 1 साल का रेंट पहले ही कवर हो चुका है। बड़ा भाई ब्रैग करता है कि उसका एक दोस्त के साथ छोटा बिजनेस वेंचर हाल ही में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यूनियन उसे शक भरी नजरों से देखती है और उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करती। फिर भी वह उसे और नहीं टोकती क्योंकि उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसका भाई इतने खुले दिल से कब हंसा था। वह उसके कंधे पर हाथ रखती है और बस एक बात कहती है कि वह जो भी सीक्रेटली कर रहा है उसे खुद को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए। इसी बीच एक शांत एक्वेरियम में प्रेसिडेंट तिंग अपने कजिन के साथ शॉकिंग न्यूज शेयर करता है। शहर के बेस्ट डॉक्टर्स ने घोषित किया है कि मिस्टर टॉप असैसिन की हालत इतनी खराब है कि अब रिकवरी संभव नहीं है। उसके शरीर की आधे से ज्यादा बोन्स इतनी बुरी तरह टूट चुकी हैं कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। चेन से लड़ना ही प्रेसिडेंट के लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन लड़ाई के बाद उसकी हालत और भी शॉकिंग है। उसका कजिन ठंडे तरीके से रिएक्ट करता है और बस इस बात से निराश है कि अब उसके टीम में स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएट्स की संख्या कम होगी। लेकिन प्रेसिडेंट भी उतना ही रूथलेस है और कहता है कि वह उस बर्डनसम एनपीसी के बिना और बेहतर परफॉर्म करेगा। तभी उनका अंकल और एकेडमी का डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलता है। गोंगवेन शांत स्वर में हमारे हीरो के हालिया एक्शंस पर अपनी रिपोर्ट देता है। रैंकिंग सेरेमनी के दौरान हुई केओस की उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। रिजल्ट्स में कोई डाउट नहीं है और चेन सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से ऊपर रैंक करता है। यह सुनकर फॉर्मर टॉप स्टूडेंट पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। फिर वह उसे एक गंभीर सलाह देता है कि उसके पिता ने अलायंस के वाइस चेयरमैन को उसके कॉम्बैट एग्जाम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, इसलिए उसे सब में सबसे ज्यादा शाइन करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो डायरेक्टर एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देता है कि ग्रीन हेयर्ड गर्ल उसकी टीम को फर्स्ट प्लेस दिलाने में मदद करेगी।
मिलेगी। लेकिन काउंसिल प्रेसिडेंट बिना हेजिटेशन के इस ऑफर को मना कर देता है। वह कहता है कि उसने असेसमेंट के दौरान अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं थी। प्रेसिडेंट तिंग अपनी सुपीरियोरिटी को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और कहता है कि वह अकेले ही पूरी अकेडमी को डोमिनेट करेगा। अकेडमी डॉर्म्स में हमारा लड़का अपनी डेली 100 मिनट रन विद वेट्स खत्म करने के बाद खुद को साफ करता है। उसका पूरा फोकस एक ही गोल पर है, अपकमिंग ग्रेजुएशन एग्जाम में $1 मिलियन प्राइज जीतना। यही उसका एकमात्र मौका है माइथिल गिल्ड के साथ अपना डील पूरा करने और उनके साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड रिलेशनशिप बनाने का। एग्जाम में अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे हैं। वह बिस्तर पर लेटता है, आराम करने के लिए नहीं बल्कि नींद में भी ग्राइंडिंग जारी रखने के लिए। वह अपने डीमन लेयर में प्रवेश करता है जहां डीमन किंग लानू का विशाल वॉइड टावर उसके सामने खड़ा है। बिना किसी हेजिटेशन के वह लंबे स्टेयरकेस पर चढ़ते हुए एंट्रेंस की ओर बढ़ता है। ग्रेवहाउंड किंग की क्लास के साथ उसका पहला असेसमेंट एक रिस्पेक्टेबल मिड सी रैंक तक पहुंचा था। दूसरी तरफ उसकी अबिसल फील्ड क्लास की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ ने सिस्टम को पूरी तरह ओवरलोड कर दिया। यहाँ तक कि डीमन हार्ट भी उसकी असली पोटेंशियल को प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं कर पाया। अब उसकी बाकी क्लासेस को इवैल्यूएट करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है। वह वॉइड टावर को अनलॉक करता है और बैटलफील्ड पर सीधे उनकी रॉ पावर टेस्ट करने का फैसला करता है। वह अंदर कदम रखता है यह जानने के लिए कि टावर उसे किस तरह की ब्रूटल चैलेंज देगा। जो वह अंदर देखता है उसे शॉक में डाल देता है। वह खुद को एक अजीब डायमेंशन में पाता है जहां वह स्पेस में तैरते एक मैसिव व्हाइट प्लैनेट के ऊपर खड़ा है। जैसे ही वह पहला कदम उठाता है वह तुरंत एक घुटने पर गिर जाता है। मुश्किल से अपने शरीर को संभाल पाता है। फॉलन स्टार वेस्टस में ग्रेविटी अर्थ से 10 गुना ज्यादा है और चेन को अपने बोन्स तक क्रशिंग प्रेशर महसूस होता है। उसके पीछे टावर का एंट्रेंस पूरी तरह गायब हो जाता है। वह समझ जाता है कि एग्जिट खोलने के लिए उसे बॉस को हराना होगा। किसी लीथल बीस्ट के एम्बुश करने से पहले उसे जल्दी अडेप्ट करना होगा। लेकिन पास में शिकार ढूंढता एक फैंटम लायन उसे यह मौका देने को तैयार नहीं है। मजबूरी में चेन तुरंत अपनी लाइटनिंग क्लास में स्विच करता है। लायन सीधे उस पर झपटता है लेकिन वह मुश्किल से बचकर उसके शोल्डर में एक प्रिसाइज स्टैब करता है। बीस्ट गुस्से में गरजता है लेकिन अटैक इनइफेक्टिव रहता है क्योंकि वह वाइटल पॉइंट को मिस कर देता है। वह जल्दी समझ जाता है कि उसके अटैक्स भी उतने ही स्लो और इनएक्यूरेट हैं जितना उसका मूवमेंट। फैंटम लायन उसे आसानी से जमीन पर गिरा देता है और टाको की तरह काटने की कोशिश करता है, यह दिखाते हुए कि ये मॉन्स्टर्स एक्सट्रीम ग्रेविटी में कितने अडेप्ट हो चुके हैं। चैन कुछ पल के लिए उसे अपने आर्म को निबल करने देता है फिर तुरंत अपनी क्लास को एबिसल फील्ड में बदल देता है। यह चेंज उसे अलग तरह का स्टैट बूस्ट देता है। कुछ स्पीड के बदले उसे इमेंस स्ट्रेंथ और स्टैमिना मिलती है जो क्लोज कॉम्बैट में जरूरी होती है। उसकी क्लास चेंज फाइट को तुरंत उसके फेवर में पलट देती है। रक्षासा की ग्रेविटी मैनिपुलेशन एबिलिटी यहाँ बेहद काम आती है। वाले प्लैनेट पर 3 गुना मल्टीप्लायर बेहद ब्रूटल साबित होता है। लायन जोर से दहाड़ता है लेकिन चैन कोई मर्सी नहीं दिखाता और उसे प्लैनेट की सरफेस पर क्रश कर देता है। इसके बाद वह थक कर जमीन पर लेट जाता है। ग्लटनी उसे एक लेवल अप नोटिफिकेशन देता है। उसे बताया जाता है कि हर क्लास की 1 स्टार रेटिंग होती है जो यह दिखाती है कि क्लास स्विच करने पर स्टैट्स कितना बदलते हैं। परगेटरी राक्षसा उसकी सभी क्लासेस में सबसे ज्यादा स्टार्स रखती है। फिर भी उसने इस क्लास में एक बी रैंक फैंटम लायन से अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल किया। साफ है कि उसे एसएसएस रैंक पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। फिर वह इरिटेट होता है जब ग्लटनी उसे उस क्रीचर को डिवावर करने का ऑप्शन भी नहीं देता। ये मॉन्स्टर फ्लोर बॉस भी नहीं था क्योंकि असली बॉस को हराने पर ही एग्जिट खुलना चाहिए। तभी उसके पीछे एक मैसिव डोर खुलता है और अंधेरे से दर्जनों ग्लोइंग आईज उसे घूरते हैं। उसे रियलाइजेशन होता है कि एक लायन को हराने में जो एफर्ट लगा वह आने वाले खतरे के सामने कुछ भी नहीं है। काउंटलेस बी रैंक मॉन्स्टर्स दरवाजे से निकलते हैं और हर दिशा से उस पर हमला करते हैं। अब उसे पूरी तरह समझ आता है कि रक्षासा ने उसे क्या चेतावनी दी थी। डीमन ने कहा था कि टावर के अंदर रूथलेस बीस्ट्स हैं और उसका रास्ता एंडलेस पेन और सफरिंग से भरा होगा। लेकिन उसने यह भी कहा था कि उसे सब कुछ सहना होगा, अडेप्ट करना होगा और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। कुछ ही देर बाद चेन अचानक नींद से जाग जाता है जैसे उसने अभी अभी अपने जीवन का सबसे भयानक नाइटमेयर झेला हो। कमरे में बाकी लोग गहरी नींद में हैं, पूरी तरह अनजान कि उसने अभी मॉन्स्टर्स द्वारा अपने फ्लैश को फाड़े जाने की पीड़ा महसूस की। हमारा हीरो आखिर समझ जाता है कि परगेटरी का वॉइड टावर कोई शॉर्टकट नहीं है, यह बस एक लंबी, कठिन और दर्दनाक जर्नी की शुरुआत। कई हफ्ते बीत जाते हैं और आखिरकार
एकेडमी के ग्रेजुएशन एग्जाम का समय आ जाता है। कई वीआईपीज वहां मौजूद होते हैं ताकि नए प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स के बैच को ऑब्जर्व कर सकें। टीम कॉम्पोजिशन के लिए नए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी अनाउंस किए जाते हैं, जहां हर पार्टी में कम से कम एक हाई ई रैंक स्टूडेंट होना जरूरी है। टीम्स बनाने का मोमेंट आता है और डिक्लेयर किया जाता है कि अब सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के रैंक्स देख सकते हैं। इससे हर कोई जल्दी डिसाइड कर सकता है कि किसे अपनी पार्टी में रिक्रूट करना है। स्टूडेंट्स को हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक के क्रम में अरेंज किया जाता है, लेकिन माओंग तुरंत कुछ अजीब नोटिस करता है। चेन खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाता है जब वह अपना नाम बिल्कुल बॉटम पर देखता है। सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं और बाकी लोग सोचने लगते हैं कि एक नियर डेथ सी अवेकनर क्लास में सबसे नीचे कैसे हो सकता है। जेलस स्टूडेंट्स तुरंत ट्रैश टॉक शुरू कर देते हैं। उन्हें यकीन है कि उसका हाई रैंक असेसमेंट की गलती थी, फिर भी वे उसकी रियल स्ट्रेंथ को डिनाई नहीं कर सकते और जानते हैं कि उसे टीम में लेने से उनका स्कोर जरूर बढ़ेगा। काउंसिल प्रेसिडेंट तिंग चुप रहता है, जबकि विस्पर्स फैलते हैं कि जिसने प्रेसिडेंट का ऑफर रिजेक्ट किया वह अब पछता रहा होगा। इस पूरी स्कीम के पीछे उसका अपना अंकल गोंग श्वान है। उस बास्टर्ड ने मान लिया था कि बॉटम रैंक देखकर कोई भी चैन को अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं करेगा। उसका प्लान सिंपल था, अगर चैन क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा तो वह प्रेसिडेंट की पार्टी को चैलेंज नहीं कर सकेगा। कुछ घंटे पहले क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट थिंग से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें उसकी टीम में ले ले। वे उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चिंग उन्हें मना कर देता है और कहता है कि वे सिर्फ एक और मेंबर जोड़ सकते हैं। प्रेजेंट में लौटते हुए बाकी सभी स्टूडेंट्स अपनी टीम्स बना लेते हैं और सिर्फ वीकेस्ट डॉम पीछे रह जाता है। लॉन्ग बताता है कि उन्होंने सभी से पूछा, लेकिन कोई भी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। अभी उनके पास सिर्फ 4 लोग हैं, इसलिए वे ग्रेजुएशन टेस्ट में भाग नहीं ले सकते। वह कंप्लेन करता है कि चेन का स्कोर अचानक लोएस्ट रैंक पर आना बेहद सस्पिशियस है, जिससे वह पार्टिसिपेट करने के लायक भी नहीं दिखता, क्योंकि क्राइटेरिया में कम से कम एक हाई ई रैंक चाहिए। ऐसा लगता है कि उनकी ग्रुप को जानबूझकर टारगेट किया गया है। ग्रेजुएशन टेस्ट ही एकमात्र मौका है जहां स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखाकर हाई लेवल गिल्ड्स द्वारा स्काउट हो सकते हैं। फाइनल टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स की संख्या तय करती है कि ग्रुप कितने मॉन्स्टर्स का सामना करेगा, इसलिए नंबर्स का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से कोई भी वीकलिंग्स के साथ नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि वह सिर्फ बर्डन बढ़ाएंगे। हालात और खराब हो जाते हैं क्योंकि 3 लोएस्ट रैंक्ड स्टूडेंट्स एक ही डॉम से हैं, जिससे वे पूरी तरह आइसोलेटेड हो जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट जुओ को बुलाता है और कहता है कि उन्हें सिर्फ एक और व्यक्ति चाहिए। वह उसे गैसलाइट करने की कोशिश करता है, कहता है कि वह अपने वीक डॉम मेट्स के साथ टीम बनाकर फेल तो नहीं होना चाहता। चेन समझ जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वे सब कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन डॉम किंग उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वह अपने रूममेट्स को कभी नहीं छोड़ेगा। इससे दूसरा ग्रुप गुस्से में चला जाता है, लेकिन वह उन्हें अंडर एस्टिमेट न करने की वार्निंग देता है। स्टूडेंट लिस्ट देखते हुए लॉन्ग अनाउंस करता है कि लगभग सभी टीम्स बन चुकी हैं, उन्हें बस एक और मेंबर चाहिए, लेकिन कोई भी ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। इस बीच चेन डायरेक्टर को घूरता है और समझ जाता है कि उसका सरनेम काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा ही है। इन अंडरहैंडेड मूव्स को देखकर चेन सोचता है कि क्या गोंगवान सच में उसे इतना बड़ा थ्रेट मानता है। उम्मीद न खोते हुए वह डिक्लेयर करता है कि वह जरूर टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी एक्टिवेट करता है। जब बाकी लोग अपनी हॉस्टिलिटी ओपनली दिखा रहे हैं तो वह सोचता है कि अब उसे भी खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। ऑरा फार्मिंग करते हुए वह आगे बढ़ता है और ऑफिशियल्स उसकी सडन पावर डिस्प्ले देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि उसके डॉम मेट्स भी सोचने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हमारा हीरो याद करता है कि सभी अवेकनर स्कूल्स में एक खास कस्टम होता है। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स किसी को भी कभी भी चैलेंज कर सकते हैं, भले ही यह दिखावा लगे, लेकिन यह अपनी स्ट्रेंथ दिखाने और रिकॉग्निशन पाने का तरीका है। ऐसी सिचुएशन में कई लोग फाइट करने से मना कर देते हैं, लेकिन वह जानता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट पीछे नहीं हटेगा। इसलिए अगर वह उस ब्लॉन्ड को हरा देता है तो हर कोई उसके साथ टीम बनाना चाहेगा। तभी एक लड़की दरवाजे पर आती है और उसे बुलाती है, पूछती है कि क्या उसे अभी भी अपनी टीम में किसी की जरूरत है। वह आगे कहती है कि वह भी इस साल के ग्रेजुएशन टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है। वाइस प्रेसिडेंट जोड़ती है कि वह मिडिल स्कूल में डैंग तक पहुंच चुकी है, इसलिए वह उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। उसके डॉर्ममेट्स पागल हो जाते हैं, सोचते हैं कि उसने इतनी ब्यूटीफुल लड़की को अपनी साइड में कैसे कर लिया। चंग और तिंग दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, जबकि डायरेक्टर तो लगभग पानी पीते पीते चोक कर जाता है। स्टूडेंट्स गॉसिप करने लगते हैं और सोचते हैं कि एक एक्सचेंज स्टूडेंट इस टेस्ट में सबसे कमजोर टीम के साथ क्यों जुड़ना चाहती है। कोई भी सच में नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन एक रूमर है
कि वह सेंट किंगडम से आई है। डायरेक्टर लगभग अपना आपा खो देता है और कहता है कि एक्सचेंज स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन टेस्ट में भाग नहीं ले सकते। वह आगे कहता है कि लिंग ने यहाँ कोई रैंक्ड टेस्ट नहीं दिया, न ही उसने अपना रैंक प्रूव किया, जो रूल्स के खिलाफ है। अचानक प्रिंसिपल वहां आ जाता है और कहता है कि डायरेक्टर सही है। गोंग उसे देखकर लगभग हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है, लेकिन प्रिंसिपल फिर पूछता है कि लिंग टेस्ट में क्यों शामिल होना चाहती है, जबकि वह यहाँ थोड़े समय के लिए ही रहने वाली है। इस बीच हमारा लड़का हैरान हो जाता है और सोचता है कि प्रिंसिपल अचानक टेलीपोर्ट कैसे हो गया, जबकि वह वॉरियर क्लास है। ओल्ड मैन समझाता है कि अगर वह टेस्ट में शामिल होती है तो यह दूसरों के लिए अनफेयर होगा, जिस पर वह बस सहमति दिखाती है। चैन पसीना बहाने लगता है क्योंकि वह इन दोनों का रैंक तक समझ नहीं पा रहा। डायरेक्टर हिम्मत जुटाकर प्रिंसिपल का समर्थन करता है और कहता है कि रूल्स के बिना स्कूल नहीं चल सकता। प्रिंसिपल फिर अपना टोन बदलता है और समझाता है कि इस स्कूल का पर्पस अवेकनर्स को ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिससे वे लाइफ में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। ग्रेजुएशन टेस्ट भले ही एक ट्रेडिशन है, लेकिन यह स्टूडेंट्स के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट भी है। वह पूछता है कि अगर सडन रूल चेंजेस की वजह से कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो स्कूल उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा। डायरेक्टर घबराकर पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है कि क्या वह एक्सपोज हो गया है। वह सोचने लगता है कि क्या प्रिंसिपल यह सब सिर्फ उस लड़के के लिए कर रहा है। आखिरकार वह मान जाता है कि यह परेशानी लेने लायक नहीं है और पीछे हट जाता है। वह खुद से कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स पहले ही एक टीम बना चुके हैं, इसलिए वे आसानी से जीत जाएंगे। वह प्रिंसिपल के सामने झुककर माफी मांगता है और मानता है कि उन्होंने सिस्टम की वजह से कुछ स्टूडेंट्स के ग्रोथ के मौके छीन लिए थे। डायरेक्टर अनाउंस करता है कि अब लोअर रैंक्ड टीम्स और 5 से कम मेंबर्स वाली ग्रुप्स भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती हैं, ताकि फेयरनेस बनी रहे। चारों डॉर्मेट्स आखिरकार अपनी टीम बना लेते हैं और खुश होते हैं कि अब वे ग्रेजुएशन टेस्ट में भाग ले पाएंगे। पीछे बैठा प्रिंसिपल लिंग से कहता है कि वह उस लड़के में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। टेस्ट के एक साइड पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स की टीम को लीड कर रहा है और दूसरी तरफ चैन 3 वीकेस्ट प्लेयर्स को लीड कर रहा है। यह देखकर ओल्ड मैन को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि वे कौन सी केव चुनेंगे और आखिर में कितने पॉइंट्स हासिल करेंगे। ऑफिशियल अनाउंस करता है कि सभी कैप्टन्स अब अपनी डेविल केव चुन सकते हैं। तभी उसका टैबलेट बीप करता है, जिससे वह चौंक जाता है क्योंकि एक कैप्टन पहले ही चॉइस कर चुका होता है। जैसे ही सभी देखते हैं कि चेन ने कौन सी केव चुनी है, सबके होश उड़ जाते हैं। उसके डॉर्ममेट्स भी पैनिक हो जाते हैं और उसे तुरंत डिसीजन बदलने को कहते हैं। पूछते हैं कि क्या उसे पता भी है कि उसने अभी क्या कर दिया, लेकिन हमारा लड़का चुप रहता है और स्क्रीन को घूरता रहता है।